आफ्टर दैट हम आते हैं एनीमिया की, हमने जो क्लासिफिकेशन कर ली है, अब हम उसकी ट्रीटमेंट्स के ऊपर आते हैं। सो सबसे पहले इफ़ द और सबसे इम्पोर्टेंट भी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एट कि आयरन कम आया, फेरेटिन कम आया, विच इज़ द स्टोरेज फॉर्म। तो अगर आपका फेरेटिन कम आया विच इज़ 30 नैनोग्राम पर ml से कम होना, इन दैट केस दिस इज़ एन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पक्का पक्का। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एनीमिया वर्ल्ड वाइड, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन, लो डाइटेड इनटेक। बट रिमेंबर, आयरन हमारा more than 90% recycle होता है, because once the RBC completes its life, which happens to be 120 days, then the iron is that comes out of its dead body, it is actually recycled and reused up to 90% of it. So low dietary intake initial years में, like बच्चे बड़े छोटे हैं, can account for it, या जब requirement ज़्यादा है जैसे pregnancy है, but and obviously because the females menstruate, so they lose blood, so it can happen there also. And by the way, जो blood loss से iron deficiency anemia होता है, वो initially नहीं होता है acutely, वो chronically होता है। acutely वो normal bulimic loss होता है और वो एक anemia normocytic anemia होता है। But the point is that in a male, because males don't menstruate, तो अगर मेल में इन द एब्सेंस ऑफ एनी overt blood loss अगर आयरन डेफिशिएंसी आ जाती है और हमें कोई रीज़न नहीं है टू बिलीव कि ये आयरन डेफिशिएंसी क्यों होगी, दैट इट्स अ वेरी वरीसम थिंग एंड मेलिग्नेंसी का वर्कअप होना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ मेल पेशेंट्स एक्चुअली हैव अंडरलाइंग मेलिग्नेंट कोई, फॉर इंस्टेंस इंटेस्टिनल ट्यूमर, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो रहा था, उनको वो ऑकल्ट ब्लड लॉस हो रहा होता है जो कि नज़र नहीं आ रहा था। एंड ऑल्सो द फैक्ट के जो कैंसर सेल्स हैं उनकी दे ऑल्सो यूज़ अप सम आयरन, और कभी कभी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक इलनेस भी इसमें मिक्सड अप हो रही होती है। तो द पॉइंट इज़ कि आयरन कम हो रहा होता है, बट जो उसकी मेन सीरम आयरन फॉर्म है उसमें बॉडी दे भी नहीं रही होती। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। अदर रीजंस हो सकती हैं, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन हो सकती है, हाई रिक्वायरमेंट्स, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, और फ्रॉम क्रॉनिक ब्लड लॉस, ये भी बात हो गई है। ब्लड लॉस क्रॉनिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हो सकता है, मेनोरेजिया हो सकता है, या फिर एक टाइप ऑफ एनीमिया जो कि होता है इन पेशेंट जिनको मैकेनिकल हार्ट वेल्व्स लगे डले होते हैं। तो इसको कहते हैं मैक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया भी होता है, जो फॉर एग्जांपल उसमें होता है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, या टीटीपी में होता है ना, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पड़ा। बट जो मैक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया होता है, हीमोलिटिक एनीमिया होता है, वो होता है इन कार्डिक वेल्व्स में, क्योंकि ये शेयर फोर्स जो ब्लड की आ रही होती है वो आरबीसी से टकराते हैं और टूट रहे होते हैं, जो मैकेनिकल वेल्व्स हैं उनसे लग के। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? अब 2 ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। नंबर 1 ट्रीटमेंट है ओरल आयरन। तो रिमेंबर, ओरल आयरन उसके 2 प्रॉब्लम्स हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि इसकी टॉलरेबिलिटी बहुत मुश्किल से होती है, इसे कॉन्स्टिपेशन भी देती है, इससे पेट दर्द भी बहुत होता है, बहुत सारे लोग इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा नोज़िया, कभी कभी डायरिया भी हो सकता है, और एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू टॉलरेट इट। जो दूसरा प्रॉब्लम होता है ओरल आयरन का, वो ये होता है कि इसकी ड्यूरेशन करेक्ट करने के लिए एनीमिया अप टू 6 मंथ्स लग जाते हैं। नाउ दैट कैनॉट बी पॉसिबली गुड, क्योंकि हमें एज एन एस्थेटिस्ट जल्दी करना होता है हीमोग्लोबिन की करेक्शन बिफोर सर्जरी। नो सर्जन इज़ एवर विलिंग टू वेट फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। इसलिए जो इंट्रावीनस आयरन है वो ना सिर्फ के पेशेंट को डिस्कम्फर्ट को बेहतर करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो पेशेंट है उसको जीआई की प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, उसकी कंप्लाइंस अच्छी, एडहेरेंस अच्छी रहेगी, जिससे ये
कि वो जो आयरन इंट्रावीनस आयरन है उसका ये फ़ायदा है कि वो विद इन अ वीक रिजल्ट्स आने लग पड़ते हैं उससे, और 6 वीक्स में मैक्सिमम इफेक्ट्स आ जाते हैं। सो ये फ़ायदा है इसका। एक और चीज़ जो मैंने इंपॉर्टेंट बतानी थी, जो आई थिंक आई मिस्ड आउट, दैट फुल ब्लड काउंट की इंडिकेशन क्या है, तो मैं बताना ही भूल गया। क्या आप फुल ब्लड काउंट कराते कब हो? तो आप कराते तब हो जब पेशेंट्स आर अंडरगोइंग मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स, मेजर और कॉम्प्लेक्स, जिसमें यू आर एक्सपेक्टिंग a more than 10% chance of needing a transfusion or a 500 ml, more than 500 ml of blood loss। ठीक है, इससे जो ज़्यादा बेहतर है वो हम इंडिकेशन नाइस की लेते हैं। सो ये वो स्मिथ वाली है कि जो नाइस गाइडलाइंस हैं यूनाइटेड किंगडम की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सेलेंस की, उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि फुल ब्लड काउंट प्री ऑपरेटिवली हर उस इलेक्टिव पेशेंट्स की होगी हु इज़ अंडरगोइंग मेजर और कॉम्प्लेक्स सर्जरी, या फिर ऐसे 3 और 4 पेशेंट्स हैं जिनको कार्डिक और रेनल सिम्टम्स हैं या कॉमॉर्बिड्स हैं और वो इंटरमीडिएट सर्जरी, तो माइल्ड सर्जरी के लिए है ही नहीं, अनलेस देयर इज़ एब्सोल्यूट रीज़न टू बिलीव कि कोई पेशेंट एनीमिक हो सकता है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो ये बड़ी स्ट्रिक्ट एक फुल ब्लड काउंट की इंडिकेशंस हैं। इसके अलावा आपका कराना जस्टिफाइड नहीं है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। ओके, so we talked about serum and intravenous iron. We are moving to, and remember कि जो intravenous iron होता है वो थोड़ा सा expensive होता है compared to oral, but a lot of times it's very helpful. अब हम कुछ स्पेशल केसेस के ऊपर बात करें जो आयरन डिफिशिएंसी में कॉज कर सकते हैं। उसमें सिकल सेल है, तो सिकल सेल के पेशेंट होते हैं उनके हीमोग्लोबिन में कई दफ़ा वैसे तो उनको हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उसका ये पार्ट होता है। तो लॉट ऑफ टाइम वो सिकल वाली ज़्यादा हो जाती है HPSS, तो उसको कम करने के लिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जाती है। तो उनको कॉन्करेंटली, क्योंकि उनको हेमोलिसिस हो रही होती है, उनका टर्नओवर बढ़ रहा होता है, ब्रेकडाउन हो रही होती है, तो उनको भी इवेंचुअली आयरन डेफिशिएंसी। क्योंकि देखो अगर आपका इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है ना, क्योंकि आपको मैंने बताया कि अप टू 90% रिसाइकल होता है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन इतना ज़्यादा है, वो 10% लॉस भी तो हो रहा है, ब्रेकडाउन इतना ज़्यादा होता जा रहा है, तो फिर इवेंचुअली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हेमोलिसिस होना तब भी हो जाता है, तो इन पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है। ठीक है। सेकेंडली, अगर ये प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया की प्रॉब्लम हो तब भी ऐसा हो सकता है। क्रॉनिक ब्लड लॉस, मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो क्रॉनिक ब्लड लॉस होता है एक्यूटली तो नॉर्मोवोलेमिक होता है, नॉर्मोसिटिक, बट क्रॉनिकली आयरन डेफिशिएंसी माइक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है क्रॉनिक ब्लड लॉस में। और क्रॉनिक ब्लड लॉस में जो बोन मैरो है वो हाई रेटिकुलोसाइट काउंट होंगे उसके, क्योंकि वो ज़्यादा उसका अपना सेल्स की प्रोडक्शन का रेट बढ़ गया, तो वो रेटिकुलोसाइट्स यानी इमेच्योर रेड सेल्स को ब्लड में फेंके जा रही है जल्दी जल्दी। मैकेनिकल हार्ट वेल्स के बारे में बात हो चुकी है। अब हम अगला आते हैं एनीमिया इन अ पेशेंट जिसका फेरेटिन लेवल 30 से 100 के बीच है और ट्रांसफ्यूजन सैचुरेशन लेस देन 20। ये सुपर इम्पोज है, इनको क्रॉनिक डिजीज़ भी है और साथ आयरन डेफिशिएंसी भी है। हम सी रिएक्टिव प्रोटीन ऐसे केसेस में इसलिए करा लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि जो क्रॉनिक इलनेस है उसमें ये ज़्यादा आएगी, सो जस्ट टू इंश्योर हम CRP भी करा लेते हैं। इसकी कॉजेज़ वही ऑटोइम्यून एंड कनेक्टिव फ्लूइड डिसऑर्डर्स, ढेर सारे ऑटोइम्यून प्रॉब्लम, RA, SLE, स्क्लेरोडर्मा, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकती हैं, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, HIV, क्रॉनिक डिजीज़ लाइक CKD हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, COPD हो सकती है, कोई हार्ट फेलियर हो सकता है, कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंटली लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, मल्टीपल मायलोमा, RCC और क्रिटिकल इलनेस और मेजर ट्रॉमा। इसमें जो आपकी ट्रीटमेंट फोकस्ड होगी वो कि आप अंडरलाइंग डिजीज़ को सही करें। ठीक है, तो ये आपकी असल में जो होगी, क्योंकि आप अगर आयरन दोगे वो आयरन बॉडी दोबारा स्टोरेज फॉर्म में रख के छुपा लेगी, वो सीरम में ज़्यादा देर बिल्डअप नहीं रहने देने वाली, उसने अपने स्टोर्स में वापस छुपा लेना। इसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और जब एनीमिया अगर खाली क्रॉनिक इलनेस है जिसमें फैरेटिन लेवल्स
100 से ऊपर है, यानी सुपर हाई नॉर्मल की तरफ है, वैल्यूज़ की तरफ। विद ट्रांसफर सैचुरेशन लेस देन 20%, इन दैट केस भी आपने ट्रीटमेंट उसी तरह ही रखने की, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। ओके, उसके बाद हम B12 वाले एनीमिया की रेंज में आ जाते हैं कि अगर आपका नॉर्मल आयरन पैनल आया है तो अकॉर्डिंग टू दैट एल्गोरिथम जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, आप विटामिन B12 और फॉलेट कराएंगे। तो अगर विटामिन B12 और फॉलेट आपके कम आ जाते हैं, विच इज़ कि B12 150 से कम आता है, फॉलेट 92 से कम आता है, तो फिर आपने करेक्ट करना है उसको। और याद रखना है कि B12 में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, साइंस भी आते हैं, क्योंकि B12 आपका सीवियर कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड करता है, उसकी डेफिशिएंसी। तो B12 के लेवल्स का मसला है, तो फॉलिक एसिड आपने अगर दे दिया और एनीमिया करेक्ट हो गया, तो फॉलिक एसिड B12 के एनीमिया को करेक्ट कर लेता है, बट उसके न्यूरोलॉजिकल चीज़ों को नहीं करता। तो इस तरह में चीज़ों में आपने B12 को लाजमी देना है अलॉन्ग साइड फॉलिक एसिड। और अगर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए लिखा हुआ है, दैन ट्रीटमेंट इज इंट्रामस्कुलर हाइड्रोक्सोकोबालामिन। आपने लाजमी देना है, इंट्रामस्कुलर देना है, ताकि यू इंश्योर कि इट गोज इनसाइड, क्योंकि ऐसा हो सकता है इस पेशेंट को परनीशियस एनीमिया और एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो इसलिए आपने उसको देना। बाकी वर्क आप बाद में कराते रहना। फिर है आपका आयरन स्टडीज़ नॉर्मल है, B12 और फॉलेट भी नॉर्मल है। अब आपने अदर कॉजेज़ देखनी है, और बोन मैरो फेलियर हो सकता है, पार्वो वायरस B19 बहुत नोटोरियस ऑर्गेनिज्म है बोन मैरो पर ये प्लास्टिक एनीमिया कॉजिंग, ये हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है, 1000 चीज़ें हो सकती हैं। आपका रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा है तो ये हेमोलिटिक एनीमिया होगा, ठीक है। थायराइड के फंक्शंस में हो सकता है, लिवर के डिसफंक्शंस में हो सकता है, किडनी, थायराइड और लिवर तो हम अलहदा छोड़ देते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। किडनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेजर एरिथ्रोपोइटिन किडनी से आता है, और बकैया मेरा ख्याल है जो बाकी है वो लिवर से आता है, जो थोड़ा 10% है, तो अप टू 90% किडनी से आ रहा है, तो इतना कम हो जाता है कि एनीमिया हो जाता है इसमें। एरिथ्रोपोइटिन आपने बहुत एहतियात से देना है, बिकॉज अगर आप एरिथ्रोपोइटिन किसी भी पेशेंट को जिसकी HP 10 से ऊपर देते हैं, तो यू इंक्रीज अ लॉट ऑफ you several fold increase the chance of thromboembolic phenomena causing that thromboembolic phenomena, क्योंकि हाई विस्कोसिटी हो जाती है। वर्शोस्ट्राइड में थ्रोम्बोसिस का एक रीज़न हाई विस्कोसिटी है, तो हाई विस्कोसिटी स्ट्रेसेस होती है, तो इसलिए आपने 10 से ऊपर टारगेट नहीं लेके जानी विद एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइटिन को इन दैट सेटिंग बड़ा केयरफुली यूज़ करना है। उसकी इंडिकेशन है आपको आनी चाहिए, सिम्टोमेटिक एनीमिया विद CRF, तो CRF के हर एनीमिया को सही नहीं करना, सिर्फ सिम्टोमेटिक को सही करना है विद एरिथ्रोपोइटिन। फिर है सिम्टोमेटिक एनीमिया इन एडल्ट से कीमोथेरेपी, वो भी सिम्टोमेटिक हो। नेवर एवर कि अगर पेशेंट की HP बेशक 7 है या 6 है, बट वो सिम्टोमेटिक नहीं है ना, डोंट गिव B12, डोंट गिव एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। फिर अलाउ द ऑटोलोगस ब्लड टू बी डोनेटेड प्री ऑपरेटिवली, तो जो ऑटोलोगस ब्लड है वो भी आई थिंक एक ख़ास वैल्यू होती है, किसी जगह 10 लिखी है, किसी जगह 11, मोस्टली आई थिंक 10 है, कि 10 से कम हो जाए ना तो आप ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते प्री ऑपरेटिवली। तो जो वो प्री डोनेशन वाला ब्लड है, अगर कोई पेशेंट अपने आप को दे ही नहीं सकता स्टोर करके, मतलब पहले निकलवा लें बाद में अपने आप को दे दें, जो प्री डोनेशन होती है, तो फिर आप उसको एरिथ्रोपोइटिन देते हो ताकि उसमें इतनी HP बिल्डअप हो जाए, फिर आप फिर वो दे सके। फिर है टू करेक्ट मॉडरेट प्री ऑपरेटिव एनीमिया इन एडल्ट्स प्रायर टू सर्जरी विद एन एक्सपेक्टेड मॉडरेट ब्लड लॉस, तो ऐसे पेशेंट्स में एरिथ्रोपोइटिन ताकि एनीमिया करेक्ट कर लो आप, प्री ऑपरेटिवली आप दे सकते हो। ये मुझे कोई बहुत अच्छी इंडिकेशन नहीं मिली, लेकिन ये भी है इन्होंने लिखी हुई। और लास्टली सिम्टोमेटिक एनीमिया पेशेंट रिफ्यूजिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ ऑफ लेवल सी इंडिकेशन लग रही है मुझे। शुरू की 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, उसके बाद ड्रग इंड्यूस्ड आ जाते हैं, पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, नाइट्रोफुरेंटोइन, क्लोरप्रोमाजीन, इब्यूप्रोफेन, ये सारे कॉज कर सकते हैं। कीमोथेरेपी,
डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स ये सब कॉज कर सकते हैं। इसमें अपने ड्रग को स्टॉप कर देना जो ये कॉज कर रहा था हेमोलिसिस एंड एनीमिया, और हर चीज़ में हेमाटोलॉजी की एडवाइस लेते रहना है। ओके, सो दैट इज़ अबाउट दिस। और नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस ब्लड लॉस।